विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी सरकार के बजट को जुमला बताया, तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बजट से खुश नहीं दिखे। और अधीर रंजन चौधरी ने 2014 से हांकी जा रही डींग बताकर बजट को गुमराह करने वाला बता डाला। 14 से शुरू करके अब तो 9 साल पार कर दिए हैं। लोग अगर कुछ शीशे के सामने खड़ा होकर पूछे खुद को, आईना के सामने खड़ा होकर कि हमें क्या मिले हैं पिछले 9 सालों में, लोग को पता चल जाएगा। हालांकि कांग्रेस की साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की, लेकिन उनकी बात तंज पर आकर ही खत्म हुई। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई न कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। और कुछ ऐसा ही अंदाज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का रहा। पूरी तरह चुनावी है, मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरह जेडीयू ने भी बजट को चुनावी करार दिया। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। विपक्ष के ज्यादातर दल सरकार पर जनता को किसी तरह की राहत नहीं देने का आरोप लगाते रहे। विरोधी दल के नेताओं ने इनकम टैक्स रिबेट को लेकर भी किसी तरह का फायदा नहीं होने के दावे किए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पुरानी की जगह नई इनकम टैक्स स्कीम अपनाने पर टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा। जिनकी आय 5 लाख रुपए है, उन्हें पहले की तरह अब भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जिनकी आय सालाना 7 लाख रुपए है, उन्हें पहले 33,800 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ेगा, यानी ये रकम बच जाएगी। इसी तरह बात करें 9 लाख रुपए सालाना आय वालों की, तो पहले 62,400 रुपए बतौर टैक्स उन्हें देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें 41,600 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी 20,800 रुपए की बचत यहां भी होगी। जबकि 10 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को 78,000 रुपए पहले टैक्स भरने पड़ते थे, जिसकी जगह अब 54,600 रुपए भरने पड़ेंगे, यानी 23,400 रुपए की बचत होगी। जबकि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब 1,19,600 रुपए टैक्स की जगह 85,800 रुपए देने होंगे, मतलब 33,800 रुपए अब इस स्लैब में भी बचेंगे। इसी तरह 15 लाख की इनकम वाले अब 1,95,000 की जगह 1,45,600 रुपए टैक्स के रूप में भरकर 49,400 रुपए बचा सकते हैं। और जिनकी कमाई 15,50,000 से ज्यादा है, उन्हें 2,10,600 रुपए के बजाय अब 1,58,000 रुपए ही टैक्स में देने होंगे, जिससे वो 52,600 रुपए बचा सकते हैं। बजट में महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार महिला बचत सम्मान पत्र की स्कीम लेकर आएगी, जिसका लाभ सिर्फ घर की महिला या बेटी को मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है। महिलाएं 2 साल यानी मार्च 2025 तक 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बचत से आंशिक पैसा भी निकाला जा सकता है। और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए बनाए गए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग लेवल पर ले जाया जाएगा। उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के बनाए उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद भी की जाएगी। चुनावी साल में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को भी खुशखबरी दी है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जा रही सेविंग स्कीम में बड़ा फायदा दिया है। इससे सीनियर सिटीजन्स को अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत योजना में निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है। वहीं मंथली इनकम बचत स्कीम में निवेश की सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। जबकि जॉइंट अकाउंट के लिए मंथली इनकम बचत स्कीम 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक कर दी है। The maximum deposit limit for senior citizen savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. इस स्कीम में खाता व्यक्तिगत तौर पर या पति पत्नी के साथ जॉइंट तौर पर खोला जा सकता है। और दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम योगी के बेहद करीब पहुंच गई। महिला सीएम से अपनी फरियाद लगाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बजट के बहाने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन गन्ना का भुगतान डिजिटल हो जाएगा, हम मान लेंगे इंडिया डिजिटल हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे रेलवे में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय बजट के ऐलान के बीच दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी इस वक्त 10 नंबर पर पहुंच गए हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं। चीन की चुनौती और पाकिस्तान की आतंक परस्ती को देखते हुए भारत ने एक बार फिर रक्षा बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में 12.95% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यही नहीं, देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण, हथियारों की खरीद फरोख्त और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हथियार बनाने के लिए अलग से पैसों की व्यवस्था भी की गई है। साल दर साल सरकार रक्षा बजट को बढ़ा रही है। 2018 में रक्षा बजट 4,04,000 करोड़ रुपए था। 2019 में इसे बढ़ाकर 4,31,000 करोड़ रुपए किया गया। 2020 में रक्षा बजट 4,71,000 करोड़ रुपए हो गया। 2021 में 4,78,000 करोड़ रुपए। 2022 में रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो वहीं इस बार डिफेंस बजट 5,94,000 करोड़ रुपए का है। भारत सरकार ने नए हथियार, विमान, युद्धपोत और सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जबकि रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। साल दर साल सरकार रक्षा बजट को बढ़ा रही है। देखिए, भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जबकि चीन की 14 देशों से। लिहाजा चीन का रक्षा बजट भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो उसका रक्षा बजट भारत की तुलना में कहीं ज्यादा कम है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि बांग्लादेश का रक्षा बजट भी कुछ एक सालों में उससे ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान का पिछले साल का रक्षा बजट करीब 61,000 करोड़ रुपए था, जबकि बांग्लादेश का पिछला रक्षा बजट 31,000 करोड़ रुपए था। वहीं चीन की बात करें तो उसका रक्षा बजट 19 लाख करोड़ है। दरअसल भारत की चिंता पाकिस्तान या कोई दूसरा एशियाई देश नहीं, बल्कि चीन है। लिहाजा चीन और उसकी चालबाजियों को देखते हुए रक्षा बजट में इजाफा करना जरूरी हो जाता है। तो शायद यही वजह भी है कि भारत ने सीमाई इलाकों, खास तौर पर चीन से लगती सीमाओं के करीब बुनियादी ढांचे के निर्माण में ज्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए हैं। जबकि इसी दिशा में एक पहल है सीमाई इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसके लिए निर्मला सीतारमण ने अलग से पैकेज देने का ऐलान किया। दरअसल सरकार की कोशिश है कि पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगते गांव साल भर गुलजार रहें। इसके लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। बॉर्डर से लगते गांवों को न सिर्फ जरूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, बल्कि लोगों की कमाई के लिए पर्यटकों को भी यहां तक लाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे होगा ये कि पर्यटक भी बॉर्डर से सटे गांवों तक पहुंच पाएंगे, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और जरूरत पड़ने पर सैन्य गतिविधियों को भी अंजाम देने में आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया।